Recording in अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने फूड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कैलोरीज, न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह डायबिटीज़ का डिस्कशन शुरू करेंगे। और चूंकि थोड़ा सा लेंथी उन्वान है तो इसे तीन चार हिस्सों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से आज जो है वो ग्लूकोज का जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल होमियोस्टेसिस बोलते हैं बेसिकली उसको, तो उसको समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द बॉडी इन फॉर ग्लूकोज। डायबिटीज का जो मामला है, वो जो नाम आया था, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नेम्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। तो डायबिटीज अब रिसेंट बीमारी नहीं है, बहुत जमानों से हिस्टोरिकली इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट बुक्स। और उसका एक्चुअल मीनिंग, वर्ड का एक्चुअल मीनिंग साइफॉन होता है बेसिकली। The main symptom that was encountered was increased urination. तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंक्रीज्ड यूरिनेशन के साथ। अब उसका कॉज तलाश करने की और उस बीमारी को डिस्क्राइब करने की, उसके दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स डिस्क्राइब करने की कोशिश थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चली आ रही। डायबिटीज में एक्चुअली दो टाइप के हैं। एक है डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। नॉर्मली हम जब डायबिटीज की बात करते हैं तो वो डायबिटीज मेलिटस है। ये जो मेलिटस का मतलब है स्वीट। तो दोनों बीमारियों में इंक्रीज यूरिनेशन है, लेकिन एक बीमारी में यूरिन इज स्वीट इन नेचर, यानी मीठा है। अब जाहिर बात है ये टेस्ट करके तो पता नहीं चला है, बिकॉज ants and flies are attracted to that urine, they considered it sweet. Basically it contains glucose. दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस है, where again there is increased urination but the urine is bland, इट्स नॉट स्वीट। तो दो अलग अलग बीमारियां हैं विद डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बहरहाल आवर डिस्कशन इज डायबिटीज mellitus। हिस्टोरिकली अगर देखें तो लाइक आई सेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द बाय द इजिप्शियंस आल्सो, 1500 साल पहले। अब उसमें अब चूंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज और रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द डिजीज केम इनटू बीइंग। हालांकि सिम्टम्स तो बहुत जमाने से होते हैं। अब वहाँ सिम्टम्स से लेकर एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज और ट्रीटमेंट प्लान्स को पहुंचने के लिए कई सदियां लग जाती हैं। सेवरल सेंचुरीज आर रिक्वायर्ड। इवन इन आयुर्वेदा इट इज डिस्क्राइब्ड मधुमेह, अगेन स्वीट यूरिन। चाइनीज में भी डिस्क्राइब करते हैं वेस्टिंग थर्स्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगती है इस बीमारी में, पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती। इवन इब्ने सीना और इमाम राजी के बुक्स में भी इस बीमारी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सिम्टम्स तो जाहिर बात है सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उसके कॉजेस तलाश करने की जब बात आती है, तो क्यों आई बीमारी, कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है, तो द फर्स्ट सस्पेक्ट विल बी द किडनीज। लोग समझते हैं कि पेशाब किडनी में बनता है, और बनता भी है। तो चूंकि इंक्रीज्ड यूरिनेशन है, तो is the disease coming from the kidneys was the first question, and they tried to research on it. Then in 1674, आप इमेजिन करें 1500 BC से 1674 तक, तो nearly 3000 years it has taken. Thomas Willis, he said the disease is in the blood। वो नेक्स्ट स्टेप था। फिर it took several more years, nearly 200 more years, to understand that it is the cause of disease is located in the pancreas। Joseph von Behring and Oscar Minkowski, disease of the pancreas। फिर 1916 में pancreatic extract was used to treat diabetic dogs।
कि पैंक्रियास में से चंद सेल्स हैं, उसमें का जो लिक्विड निकल रहा है उस लिक्विड को लेकर डॉग्स को ट्रीट किया गया, डॉग्स में इंजेक्ट किया गया, तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल को आने लगा। और इट वाज इन 1921 एंड 22 के उस एक्सट्रैक्ट को, पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट को इंसुलिन का नाम दिया गया, और उसको प्यूरिफाई करके इंसुलिन वाज डिस्क्राइब्ड इन 1921. So just imagine the amount of years, number of years it has taken for research to go on in this, on this disease, just to identify insulin. Frederick Banting and Charles Best, Banting and Best इसको short में कहते हैं, Banting and Best, they isolated insulin. So to understand the working of glucose, I mean the normal homeostasis of glucose, कि ग्लूकोज बॉडी में कैसे फ्लो होता है, कहाँ से फ्लो होता है, वो समझेंगे तो फिर इंसुलिन का रोल और डायबिटीज डायबिटीज में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आ सकता है। तो उसमें यहाँ एक सिंपल डायग्रामेटिकली देने की कोशिश किया हो, इट्स टू सिंपल एक्चुअली, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड, आई होप दिस विल हेल्प। कोई भी हम फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी भी किस्म का कार्बोहाइड्रेट, चाहे डायरेक्ट ग्लूकोज हो जिस तरह ग्लूकोज के पाउडर में या शुगर में होता है, या फ्रक्टोस हो जो फ्रूट्स में होता है, सुक्रोस हो, अ, कोई भी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो या स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। वहां से जैसे ही एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, तो पूरा का पूरा ग्लूकोज ब्लड में शिफ्ट हुआ है अब। तो अब यहाँ ब्लड से कहाँ जाना है उसको? ब्लड से जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो सेल्स में यूटिलाइज होना है एनर्जी के सोर्स के लिए, तो ब्लड में जो ग्लूकोज बन गया है, that will now be taken up by the cells wherever it is required. Most of the time it is brain cells, muscle cells, दोनों में काम चलता रहता है हर वक्त। तो मसल्स भी एक्शन में है, तो मसल्स भी यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज को एनर्जी के लिए, ब्रेन भी यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, और बॉडी के जो जो सेल्स वर्क कर रहे हैं सबको एनर्जी चाहिए, सब जगह ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है, या फिर ग्लूकोज इन एक्सेस है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जरूरत से ज्यादा, तो वो लिवर में शिफ्ट होता है। तो इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गया, ब्लड में से बेस्ड ऑन द नीड इट विल गो टू द सेल्स, इफ देयर इज नो नीड इट विल गो टू द लिवर एंड गेट्स स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लिवर में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज वन साइडेड प्रोसेस। अगर इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही कम होना शुरू हो रहा है, नाउ द स्टोरेज इज बीइंग यूटिलाइज्ड, लिवर से ग्लाइकोजन रिलीज होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लिवर में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज को वापस ब्लड स्ट्रीम में शिफ्ट करेंगे, तो वापस ब्लड का शुगर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इन आइदर वे ब्लड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बेसिक एक सिंपल रेंज में चलता रहता है, irrespective of how much glucose we are eating. It's a very important point which keeps confusing people, especially diabetics, कि क्या भी खा कुछ नहीं फिर भी शुगर बढ़ गई है। हाँ, मिठे को हाथ लगा को नहीं, चाय भी फीकी तरी, फिर भी शुगर 300 हो गई। तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इट इज कमिंग फ्रॉम द लिवर। तो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ऑलरेडी, तो वो ब्रेक डाउन होके ब्लड की शुगर बढ़ रही है। और बाज मरतबा फैट इज ऑल्सो ए स्टोर ऑफ एनर्जी, तो फैट ब्रेक डाउन होके वहां से शुगर बढ़ती है। हाँ, तो डायबिटिक्स में शुगर बढ़ने का मतलब सिर्फ खाने की वजह से शुगर बढ़ना जरूरी नहीं है, लिवर से और फैट सेल्स से फैट में ब्रेक डाउन की वजह से भी ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। तो बहरहाल
तो ग्लूकोज का फ्लो तो यही, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, ब्लड में से या तो लिवर में स्टोर हो जाएगा, या फिर सेल्स को डायरेक्ट यूटिलाइजेशन के लिए जाएगा। लिवर में स्टोर हुआ है तो जैसे जैसे ब्लड में फॉल होना शुरू होगा, लिवर से वापस रिलीज हो जाएगा। तो लिवर और ब्लड में स्टोरेज का एक्सचेंज चलता रहता है। ब्लड से सेल्स को जाएगा, सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, कि ग्लूकोज इज नाउ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड में आकर लंग्स में से निकल जाएगा, वाटर तो यूटिलाइज हो जाएगा, और एनर्जी जो होगी उससे सेल फंक्शन करने लगेगा। इसमें इंसुलिन का क्या रोल है? अब ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचा, द रोल ऑफ इंसुलिन इज टू रिमूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो इंसुलिन का काम ब्लड में से ग्लूकोज को निकालना है। निकालने का मतलब क्या? इट विल हेल्प कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, स्टोरेज फॉर्म लिवर में ट्रांसफर करेगा, स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो ये एक फंक्शन हो गया कि ब्लड में जब भी ग्लूकोज बढ़ रहा है, पैंक्रियास में पैंक्रियास में जो ब्लड जा रहा है, दैट विल गिव ए सिग्नल टू द सेल्स ऑफ द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। तो जैसे ही ब्लड में शुगर बढ़ने लगी, इंसुलिन रिलीज हुआ। नाउ इट इज प्रोमोटिंग ग्लाइकोजेनोसिस, मतलब ग्लाइकोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को लिवर में शिफ्ट करके ग्लाइकोजन बनाता है और वहां स्टोर कर देता है। एक तो वो फंक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका, इट विल हेल्प द सेल्स यूटिलाइज दैट ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ, मसल एक्शन हो रहा है, मसल में ग्लूकोज की जरूरत है, तो इंसुलिन विल पुश द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, वन इज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यानी ब्लड में से निकाल के लिवर में भेज रहा है, और ब्लड में से सेल्स में जाने में मदद कर रहा है। नॉर्मली हम सिर्फ इंसुलिन की बात करते हैं। इस ग्लूकोज के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक और हार्मोन है ग्लूकागॉन के नाम से। पैंक्रियास में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, एक बीटा सेल्स, एक अल्फा सेल्स। अल्फा बीटा आसानी के लिए नाम दे दिए गए हैं। बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन, अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन। अब ये दोनों के एक्शंस जो है, दोनों हार्मोन्स के एक्शंस एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। इंसुलिन क्या करता है? जैसे मैंने कहा, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट होने में मदद कर रहा है। इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स, सेल्स में ग्लूकोज को भेज रहा है। और बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो गया और भी बढ़ रहा है ग्लूकोज, तो इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। whereas glucagon does exactly the opposite, it increases the blood glucose। तो क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वापस ग्लूकोज बनाएगा, वापस ब्लड स्ट्रीम में ले आएगा ग्लूकोज बना के। लाइपोलाइसिस, लिपिड से जितना भी फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब हाँ, अगर ग्लूकोज ब्लड में कम हो गया है बहुत बहुत, और स्टोरेज भी खत्म होने लगा है, तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके, प्रोटीन्स विच आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस को, यानी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन इन द सेल्स, सेल्स में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे रहा है, उस प्रोसेस को भी इनहिबिट करेगा। बहरहाल उसका हर काम जो है उसका ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाना है, ग्लूकोगान का। इंसुलिन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, हर काम ब्लड के ग्लूकोज को कम करना है। तो ग्लूकोज इज बीइंग यानी maintained in the body, in the blood, to fixed levels by the interplay of these two hormones। जब जो जिस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी वो हार्मोन रिलीज होगा, और स्टोरेज को उसको इस तरह बैलेंस करेंगे कि ब्लड का ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे, चाहे हम जितना भी शक्कर खाएं। तो इसलिए नॉर्मल आदमी में
नॉर्मल आदमी में रेस्टिंग स्टेट में या किसी भी स्टेट में रेंज जो है वो फिक्स्ड है, कि मैं चाहे दो चार मीठे एक साथ में खा लूं, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर डायरेक्टली खा लूं, ग्लूकोज पाउडर कुछ भी खा लूं, नॉर्मल आदमी का शुगर एक फिक्सेड रेंज से आगे बढ़ नहीं सकता। इसी तरह जितना भी वो भूखा रह जाए, एक फिक्सेड मिनिमम से नीचे गिर नहीं सकता। तो आसानी से याद रखने के लिए सबसे लोएस्ट शुगर जो है नॉर्मल आदमी का 80 होता है। 80 से कम शुगर नहीं होगा चाहे आप 2 दिन भी भूखे रह जाएं। इसलिए कि जो स्टोरेज है वो स्टोरेज यूज होता रहेगा। स्टोरेज भी खत्म हो गया, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनेगा। तो 80 विल बी द नॉर्मल, 80 विल बी द मिनिमम। और ग्लूकोज हाई होने में फास्टिंग स्टेट्स में तो अप टू 140 तक भी जा सकता है, रहता है। बहुत ज्यादा खाएंगे तब भी इट कैन गो अप टू 180, 200 मैक्सिमम, 200 भी नहीं है, नॉर्मली 180 ही है। तो अप टू 180 जाएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए। फिर वापस वो अपने मीन लेवल पर आ जाएगा 120 के आसपास। तो नॉर्मल आदमी जितना भी खाए या जितना भी भूखा रहे, his blood glucose will remain between this range of 80 to 140 because of the interplay of these two hormones। जब जितनी जरूरत होगी, जो हार्मोन की जरूरत होगी वो रिलीज होगा और ब्लड शुगर को मेंटेन कर लेगा। लेकिन जब डायबिटिक आदमी होता है, जो डायबिटिक आदमी होता है उसमें दोनों प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो शुगर बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं का मतलब क्या है, कि जैसे ही ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा हुआ, तो नाउ सिंस इंसुलिन इज लेस इन हिज बॉडी, 180 से ऊपर क्रॉस करके 200, 220, 300 तक भी चला जाएगा खाना खाते ही। और फिर वापस उसको नॉर्मल लाने में बहुत टाइम भी लगेगा। हाँ, तो इट कैन गो बियॉन्ड 180, और इट कैन इंक्रीज टू 200, 300 बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक तरफ। दूसरा, जब वो ट्रीटमेंट लेता है, जब वो टैबलेट्स वगैरह लेता है, तो टैबलेट्स वगैरह की वजह से, टैबलेट्स किस तरह काम करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। तो उसकी वजह से शुगर डाउन होते 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 बिलो 80 भी चला जा सकता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स, दोनों बाउंड्रीज क्रॉस हो जाते हैं। एक बीमारी की वजह से बढ़ जाता है, दूसरा ट्रीटमेंट की वजह से कम हो जाने का भी रिस्क होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों पॉसिबिलिटीज डायबिटिक्स में आ जाती हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल में चाहे जितना भी वो खा ले, जितना भी शुगर इस्तेमाल कर ले, वो बेसिक रेंज से नहीं क्रॉस करेगा। तीसरी बात यह कि जैसे ही ब्लड में 180, 180 के ऊपर जाना शुरू होगा ग्लूकोज, वो ग्लूकोज तब किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में आना शुरू होता है। उससे पहले यूरिन में नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए नॉर्मल इंडिविजुअल जितना भी खा ले, यूरिन में शुगर नहीं आएगा। यूरिन में शुगर आ रहा है तो मतलब क्या है, कि मोर देन 180 क्रॉस हो गया है शुगर, या फिर किडनी डैमेज हुई, शुगर लीक हो रहा है। तो यूरिन यूरिन में शुगर का नजर आना इज एन इंडिकेशन ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल्स बियॉन्ड 180। और अ, या फिर बाज मर्तबा किडनी डैमेज की वजह से भी हो जा सकता है। सो दिस इज द नॉर्मल इंटरप्रेट। हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त में नॉर्मल डायग्नोस्टिक फैक्टर, यानी शुगर का है या नहीं है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स वाज फास्टिंग ग्लूकोज 140 के ऊपर होना है। तो फिर और उसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जाता यानी करते रहते हैं। फाइनली आजकल जो है वो बियॉन्ड 126, थोड़ा सा उस नॉर्मल रेंज को रिड्यूस कर दिया गया है, 140 से थोड़ा कम कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। बहरहाल फिर भी अभी भी हम अगर 140 को भी रख लें, तो जिस तरह बीपी में भी 140 के ऊपर जाने वाले हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इस तरह शुगर में भी याद रखें कि 140, फास्टिंग 140 के ऊपर जा रहा है, मतलब देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ हिम बीइंग ए डायबिटिक।
उसे एक्चुअली किस तरह डायग्नोस करते हैं, और डायबिटीज से एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।